तो अनुष्ठान प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि और विकास किया जाता है। अनुष्ठान जो रिसर्च होता है, रिसर्च के द्वारा नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, वृद्धि होती है उसमें और विकास भी किया जाता है। इसमें विश्वसनीय व वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। प्रविधियाँ होती है, विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। विश्वसनीय यानी कि विश्वास योग्य शोध कार्य से गुणात्मक और परिणात्मक पद्धतों की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो गुणात्मक होते हैं और परिणात्मक यानी कि परिणाम देने वाले ये पद्धति यानी कि तत्वों की व्यवस्था की जाती है और उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उनका विश्लेषण यानी कि जांच पड़ताल करके क्या किया जाता है, निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। फिर हम क्या करते हैं, परिणाम निकालते हैं। शोध कार्य का आलेख सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है। जो आलेख बनाया जाता है वो सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है ताकि उसमें कोई त्रुटि ना हो। शोध प्रबंध तैयार किया जाता है। फिर कहता है कि प्रत्येक शोध के कार्य की अपनी विधि तथा प्रविधि होती है। अपनी विधि होती है और अपनी ही उसकी प्रविधियाँ होती हैं जो शोध के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करती हैं, सहायक होती हैं। फिर आगे कहता है कि अनुष्ठान की प्रक्रिया में पद्धतों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। यानी कि अनुष्ठान जो रिसर्च की प्रक्रिया होती है उसमें पद्धतों यानी कि तत्वों के आधार पर परिकल्पनाएं तैयार की जाती है। जैसे कि हम इमेजिनेशन बनाते हैं उसी प्रकार से क्या किया जाता है, रिसर्च करके परिकल्पनाएं बनाई जाती हैं। परिकल्पनाएं यानी कि कोई भी चीज़ की पहले हम उसके बारे में व्यू बना लेते भी इस प्रकार से होगा। इमेजिनेशन जैसे करते हैं उसी प्रकार से परिकल्पना भी होती हैं। इसमें सामान्य नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। सामान्य जो नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं उसके प्रतिपादन पर यानी उसके प्रयोग करने पर बल दिया जाता है। फिर कहता है कि इसमें व्यक्तिगत पक्षों, भावनाओं, विचारों, रुचियों का महत्व नहीं दिया जाता। इसमें जो व्यक्तिगत पक्ष होते हैं, भावनाएं होती हैं यानी कि रोना, गाना, हंसना यानी कि रुचियाँ होगी जो भी, उसका महत्व नहीं दिया जाता। उसमें उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इसमें प्रभावों के लिए सावधानी रखी जाती है। इन प्रभावों के लिए यानी कि इनके जो प्रभाव पड़ता है उसमें भी सावधानी रखी जाती है। यह क्या होता है, तार्किक और वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। तार्किक यानी सोचने वाली और वस्तुनिष्ठ जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये है अनुष्ठान के प्रकार। अनुष्ठान के टाइप कितने प्रकार के होते हैं यानी कि रिसर्च कितने प्रकार का होता है। तो किसी भी समस्या के समाधान अर्थात किसी भी प्रश्न का उत्तर यानी कि दो मुख्य कारण होते हैं। यानी कि दो मुख्य कारण होते हैं, एक तो बौद्धिक होता है, दूसरा होता है व्यवहारिक। बौद्धिक सोच विचार कर और व्यवहारिक जब हम उसको क्रिया द्वारा करते हैं। तो बौद्धिक कारण का संबंध मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति और ज्ञान अर्जन से प्राप्त संतुष्टि की भावना से है। यानी कि बौद्धिक जो कारण है यानी कि सोचने वाला कारण वो जिज्ञासा की प्रवृत्ति और ज्ञान अर्जन से संतुष्टि की भावना से है। व्यवहारिक कारण का संबंध मनुष्य की उस इच्छा से है जिसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करके अन्य कार्यों में अधिक कुशलता पूर्वक कर सके। यानी कि व्यवहारिक क्या है, जिसके द्वारा वो ज्ञान प्राप्त करेगा यानी कि जब वो क्रिया करेगा उसके द्वारा क्या होगा, उसका ज्ञान और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसे अनुभव हो जाएगा। अनुभव के कारण उसे और भी कुशलता पूर्वक कर सकेगा। उपयुक्त दोनों कारणों के आधार पर समस्त अनुष्ठानों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है।
पहला है मूलभूत अनुष्ठान। दो वर्गों में यानी कि दो प्रकार बनाए गए हैं। एक तो मूलभूत अनुष्ठान यानी कि रिसर्च। दूसरा है व्यवहारक अनुष्ठान, ठीक है, अप्लाइड और फंक्शनल। मूलभूत अनुष्ठान कौन से होते हैं? तो ऐसे अनुष्ठान जिनके निष्कर्ष के द्वारा किसी विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन से इस वर्ग में आते हैं। यानी कि मूलभूत सिद्धांत कौन से होते हैं? ऐसे जो जिसके निष्कर्ष निकालने के लिए, निष्कर्ष को लाने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन करते हैं। मूलभूत अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य नई अवधारणाओं का निर्माण करना होता है। मूलभूत का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है नई अवधारणाओं का निर्माण करना। मूलभूत अनुष्ठान प्रकृति घटनाओं को अपने अध्ययन निष्कर्ष से संबंधित करता है। इस प्रकार अनुष्ठान का मुख्य कारण तथ्यों का एकीकरण और अनुष्ठान के इन तथ्यों की उपयोगिता की दृष्टि से एकीकृत नहीं करता। यानी कि मूलभूत जो सिद्धांत अनुष्ठान है, रिसर्च है, वो अनुष्ठान करता प्राकृतिक घटनाओं को अपने अध्ययन निष्कर्ष से संबंधित करता है। यानी कि जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसको क्या करता है? अपने निष्कर्ष से संबंधित करता है। इस प्रकार के अनुष्ठान का मुख्य कारण न तथ्यों यानी कि फैक्टरों को एकीकरण करना होता है, यानी कि एकत्रित करना होता है। अनुष्ठान में इन तथ्यों की उपयोगिता आदि की दृष्टि से एकत्रित नहीं करता। यानी कि अनुसार इन तथ्यों की उपयोगिता उपयोगी होंगे इसीलिए ये एकत्रित करता। यानी कि प्राकृतिक कारण से क्या करता है? उसको एकत्रित करता है। फिर हम बात करते हैं व्यवहारात्मक अनुष्ठान। इस वर्ग के अनुष्ठान में आते हैं जिसके द्वारा किसी भी समस्या का विशेष समाधान आवश्यक हो। यानी कि व्यवहारात्मक क्या होता है? क्रियात्मक रूप से। तो इसमें क्या होता है? विशेष रूप से उसी समस्या का समाधान हो जो समस्या हमारे सामने है। तो व्यवहारात्मक में विज्ञान के कुछ नियमों का विशेष मामले पर प्रभाव जाना जाता है। यानी कि विशेष रूप से क्या होता है? विशेष नियम अपनाए जाते हैं, उन्हीं का प्रभाव जाना जाता है। इसमें क्या था? वैज्ञानिक विधियां थी मूलभूत में। अब इसमें विशेष रूप से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें तथ्यों द्वारा यदि अनुष्ठान करता किसी भी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो वह अनुष्ठान व्यवहारात्मक की श्रेणी में आता है। यानी कि क्या करता है वो? मैंने आपको बताया क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो, यानी कि अपने आप से, यानी कि तथ्यों को एक द्वारा अपने अनुष्ठान करता क्रियात्मक रूप से समाधान करे तब क्या होता है? वो व्यवहारात्मक अनुष्ठान होता है। अब बात करते हैं अनुष्ठान के सोपानों की, स्टेप्स ऑफ ए रिसर्च। तो अनुष्ठान एक कार्मिक प्रक्रिया यानी कि कर्म से चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रकार के अनुष्ठान में कुछ विशिष्ट पदों अथवा कर्म अनुसार किया जाता है। यानी कि कर्म अनुसार किया जाता है। अनुष्ठान प्रक्रिया कई क्रियाओं का सम्मिलन है। यानी कि कई प्रक्रियाओं को मिलाकर फिर रिसर्च की प्रक्रिया की जाती है जो परस्पर जुड़ी होती है, एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी होती है। तो अनुष्ठान की प्रक्रिया में 6 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। कितने? 6 सोपानों का, सभी याद रखेंगे। 6 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। फिर कहते हैं कि समस्या का चयन करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे?
समस्या का चयन करेंगे, समस्या को ढूंढेंगे पहले। अब फिर क्या करेंगे, परिकल्पनाओं का प्रतिपादन। परिकल्पना यानी कि हम इमेजिनेशन बनाएंगे भी, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि शोध की रूपरेखा तैयार करना। शोध प्रक्रिया है उसकी क्या करना, रूपरेखा तैयार करना भी, हमें किस प्रकार से कार्य करना है। प्रतत्वों का संकलन यानी कि तत्वों को एकत्रित करना। फिर आता है सामान्यकरण तथा निष्कर्षों का प्रतिपादन। सामान्यकरण, जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है यानी कि निष्कर्ष निकला है उसका प्रयोग करके देखना, ये छठा प्रतिपादन हुआ। तो इसमें कहते हैं कि प्रथम सोपान में समस्या का चयन किया जाता है, समस्या की परिभाषा दी जाती है, समस्या का सीमांकन किया जाता है। समस्या की दूसरा है तथ्य सोपान, समाधानों के लिए कथन किए जाते हैं यानी कि परिकल्पना कहते हैं, उससे संबंधित समाधान होता है। परिकल्पना क्या है, निष्कर्ष नहीं है हमारा इमेजिनेशन है, हमारे व्यू है कि मतलब कि हम इस मेथड से अपनाकर अगर हम काम करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो ये बात होगी सोपानों की, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया था। अब हम बात करेंगे अनुसंधान की विधियाँ कौन कौन सी होती है। अनुसंधान की विधियाँ यानी कि मेथड कौन कौन से लिए जाते हैं। प्रत्येक अनुसंधान में विशेष प्रकृति व समस्या व वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। यदि समस्या की प्रकृति क्या कैसी होती है, ऐतिहासिक होती है। ऐतिहासिक यानी कि इतिहास से संबंधित होती है तो हमें ऐतिहासिक अनुसंधान कहेंगे। यदि समस्या क्या है, वर्णनात्मक है तो हम वर्णनात्मक अनुसंधान करेंगे। यदि समस्या प्रयोगात्मक है तो हम क्या करेंगे, प्रयोगात्मक अनुसंधान करेंगे। इसी प्रकार से समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का अनुसंधान होगा। तो सबसे पहले क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च ऑफ ए हिस्टोरिकल। इसका संबंध भूत से है, भूतकाल से है तथा भविष्य को समझने के लिए भूत का विश्लेषण करता है। जब तक हमें यह नहीं पता होगा कि पीछे क्या हुआ था तो हम आगे की योजना किस प्रकार बनाएंगे। इसलिए ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है, महत्वपूर्ण अनुसंधान होते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ इम्पोर्टेंट ऑफ अनुसंधान मैटर मेथड्स, ठीक है। फिर कहता है वर्णनात्मक अनुसंधान, इसका संबंध वर्तमान से होता है, जिसमें हम अभी जी रहे हैं उससे होता है। इसके अंतर्गत अनुसंधान के विषय में विषय स्तर का निर्धारित करने का प्रयास करता है। यानी कि वर्तमान में समस्या उत्पन्न हुई है तो हम क्या करेंगे, वर्णनात्मक अनुसंधान द्वारा समस्या का समाधान करेंगे। फिर कहता है प्रयोगात्मक अनुसंधान, इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक रूप में दो या दो से अधिक तत्वों के संबंध में व्याख्या करना होता है। दो तत्व हैं और उन्हीं तत्वों से हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों तत्वों से मिला बिड़ा कर हम क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित करके, और या फिर उसके अंदर से अपोजिट निकाल कर हम क्या करते हैं, प्रयोग के द्वारा क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो सबसे पहला जो अनुसंधान है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान, उसके बारे में किसने कहा है, जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार कहा गया है। डब्ल्यू के अनुसार यानी कि जॉन डब्ल्यू के अनुसार क्या कहा गया है, ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं और वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है। इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में
नई सूझ पैदा करती हैं। यानी कि जो भी हमारे भूतकाल में हमारे पास समस्या थी, वो क्या है, भूतकाल के कारण जो भी समस्या उत्पन्न हुई वो क्या हुई, नई सूझ उत्पन्न करता है, जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य, यानी कि क्या क्या उसके उद्देश्य होते हैं, वह किस प्रकार से हम ऐतिहासिक अनुसंधान को क्यों करते हैं, क्यों, क्या उद्देश्य है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान को समझना और भविष्य के लिए सतर्क होना है। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि हमारे पास मूल उद्देश्य क्या है, भूतकाल के द्वारा हम वर्तमान को समझते हैं, वर्तमान को समझकर हम भविष्य को सुरक्षित करते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक में अन्य सामाजिक विज्ञानों में चिंतन की नई दिशा देने के लिए नीति निर्माण में सहायता करना। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान में हमें क्या पड़ती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये हेल्प करता है हमारी नई सोच डेवलपमेंट करने में। वैज्ञानिकों को भूतकाल के तथ्यों की प्रति जिज्ञासा की तृप्ति, वैज्ञानिकों की भूतकाल के तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति, यानी कि उनकी क्या होती है, जिज्ञासा होती है कि नए तत्व इसमें डाले जा सके, नया किया जा सके कुछ। तो भूत, वर्तमान और भविष्य का संबंध स्थापना करना ही क्या होता है, ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे महत्व। उद्देश्य हमने पढ़ लिए, उद्देश्य क्या होते हैं, और महत्व क्या है इसका। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान समाज और विद्यालय के संबंध की व्याख्या करता है। यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान क्या करते हैं, समाज विद्यालय दोनों ही क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेंसियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो इनके बीच में संबंध की व्याख्या करता है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसके कारणों का विश्लेषण करता है। फिर कहते हैं कि ऐतिहासिक अनुसंधान भूतकालीन ऐतिहासिक अनुसंधान भूतकालीन त्रुटियों से परिचित कराकर भविष्य के प्रति सतर्क करता है, यानी कि सुरक्षित कर देता है। हमें क्या बताता है कि ये भूतकाल में त्रुटि हुई थी और उससे परिचित होते हैं हम, परिचित होकर हम भविष्य में वो गलती नहीं करते। ऐतिहासिक अनुसंधान में रिसर्च में शिक्षा और मनोवैज्ञानिक के लिए विज्ञान का आधार प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक के लिए क्या करता है, वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है, यानी कि हमारे लिए एक सीढ़ी बना देता है जिस पर हम चढ़कर क्या कर सकते हैं, खोज करते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा मनोवैज्ञानिक के बीच के सिद्धांतों की एक क्रिया पक्ष व आलोचनात्मक व्याख्या करता है। आलोचनात्मक क्या होता है, यानी कि बुराइयों की, यानी कि निकालना, यानी कि उसमें से क्या निकालना, त्रुटियां निकालने का काम करता है। तो वर्तमान स्वरूप में विकासात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है, वर्तमान शैक्षिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल ढूंढने में सहायक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं होती हैं आजकल बच्चों के लिए या फिर बड़ों से रिलेटेड, वो क्या करता है, ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान के पद। तो पद कौन कौन से हैं, पहले आंकड़ों का संग्रह करना, चरण यानी कि जिसको बोलेंगे, तो आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा उपयुक्त के आधार पर तथ्यों के विश्लेषण व रिपोर्ट देना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों का संग्रह करेंगे।
संग्रह करना यानी कि उसको एकत्रित कर लेंगे, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, फिर उपयुक्त के आधार पर तथ्यों के विश्लेषण की रिपोर्ट देंगे, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, अपना रिजल्ट निकालेंगे। फिर कहते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र। ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र में निम्नलिखित सम्मिलित किया जाता है। बड़े शिक्षार्थियों व मनोवैज्ञानिकों के विचार। क्षेत्र कौन सा है इसका, यानी कि क्षेत्र क्या देते हैं, इसका एरिया क्या है, एरिया, क्षेत्र एरिया मतलब कहाँ कहाँ का फैला हुआ है, तो बड़े बड़े शिक्षार्थियों और मनोवैज्ञानिक के विचार सम्मिलित होते हैं। संस्थाओं व प्रयोगशाला द्वारा किया गया कार्य। विभिन्न कालों में शैक्षिक व मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की स्थिति, एक विशेष प्रकार की विचारधारा का प्रभाव, उसके शोध, यानी कि अब हमें पता चल गया इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें शिक्षार्थियों मनोवैज्ञानिकों के विचार होते हैं, प्रयोगशाला द्वारा किया गया कार्य होता है हमारे पास, और मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की स्थिति होती है, पुस्तक सूची तैयारी आदि, शिक्षा की सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। फिर है हमारे पास वर्णनात्मक अनुसंधान, जो हमने सेकंड किया था ना, सेकंड अनुसंधान कौन सा था हमारा, वर्णनात्मक अनुसंधान था, यानी कि जो कि हमें वर्तमान की ओर लेकर जाता है। ये भूतकाल की ओर ले गया था, ये वर्तमान में लेकर जाएगा। वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है, सबसे पहले तो का वर्णन विश्लेषण करता है परिस्थिति तथा संबंध को जो वास्तव में वर्तमान में है, यानी कि जो समस्या वर्तमान में है उसकी ओर उसका हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान करते हैं। जो चालू है, विश्वास है, विचारधारा अभिव्यक्तियों में जो पाई जा रही है, प्रक्रिया जो चल रही है, अनुभव जो प्राप्त किए जा रहे हैं, अथवा जो नई दिशाएं विकसित हो रही हैं, वे ही क्या है, उसी से संबंध होता है वर्णनात्मक अनुसंधान का। ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान आपको पता चल गया होगा क्या होता है। वर्णनात्मक अनुसंधान जो वर्तमान में समस्या का समाधान, समस्या है, समस्या का समाधान हो रहा है, नई नई विचारधाराएं विकसित हो रही हैं, वही क्या है, वर्णनात्मक अनुसंधान है। इसके भी उद्देश्य होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, भावी यानी कि भविष्य के अनुसंधान में प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना, जिससे रिसर्च को अधिक नियंत्रित व वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। जो भावी अनुसंधान होते हैं, भविष्य से रिलेटेड रिसर्च किए जाते हैं, उसमें क्या करना, सीढ़ी बनना। सबसे पहली सीढ़ी कौन सी बनेगी, वर्णनात्मक अनुसंधान की बनेगी भविष्य के अनुसंधान में। ठीक है, तो उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचित प्राप्त करता है, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं उनसे क्या करना, परिचय प्राप्त करना, और शैक्षिक नियोजन में सहायता करना। वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण, नियोजन, परिवर्तन में सहायता करना, मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी करना। ये वर्णनात्मक अनुसंधान यानी कि रिसर्च के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी रखना, नियोजन, परिवर्तन और भावी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, भावी अनुसंधान में सबसे पहली सीढ़ी यानी कि बनना, वो क्या है, वर्णनात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है।
तो हम अब पढ़ेंगे वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं? इसके अंतर्गत स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य करते हैं। इससे क्या है? स्पष्ट और परिभाषित समस्या पर कार्य करते हैं, यानी कि जो समस्या हमारे पास अब है उसी पर हम क्या करेंगे? काम करेंगे, ना कि जो भूतकाल में हमारे पास समस्या हुई थी उसके ऊपर हम नए निष्कर्ष निकालने के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान प्रयोग नहीं करेंगे, हम वर्तमान की समस्याओं के लिए करेंगे। वर्णनात्मक रिसर्च विशेष सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार, यानी कि विशेष हो सकता है, सरल भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, दोनों प्रकार का भी हो सकता है। कठिन सरल दोनों, अत्यंत ही कठिन हो सकता है, या फिर इसकी प्रकृति क्या होती है? कोर्स सेक्सुअल होती है। यह क्या है? यह स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत किसी भी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते, अपितु समस्या का समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। इसमें कोई भी वैज्ञानिक मेथड नहीं अपनाया जाता, इसमें कोई भी वैज्ञानिक विधि नहीं लगाई जाती। इसमें क्या किया जाता है? ओनली समाधान के लिए सूचना, उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। फिर कहता है आगे, इसके अंतर्गत एक ही समय में अधिकांश मनुष्यों के विषय में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसमें क्या है? एक ही समय में क्या किया जा सकता है? एक ही समय में कई सारे मनुष्यों के बारे में हम जान सकते हैं। वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है और गणितीय सूत्रों द्वारा भी किया जा सकता है, यानी कि शाब्दिक शब्द के रूप में जिस प्रकार से अब लिखा हुआ है बुक में, ये शाब्दिक है। और गणितीय यानी कि हम क्या करेंगे? आरेख बनाकर क्या कर सकते हैं? इसको दर्शा भी सकते हैं। इसकी विशिष्ट कल्पना व नियोजन की आवश्यक है, यानी कि विशिष्ट कल्पना मैंने आपको बताई थी। परिकल्पना यानी कि जैसे कि हमारी इमेजिनेशन। नियोजन हो गया हमारी योजना बनाना आवश्यक है। वर्णनात्मक अनुसंधान में गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। गुणात्मक भी हो सकता है और संख्यात्मक भी हो सकता है। इसके आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी रखते हैं, यानी कि इसके जो आंकड़े होते हैं उसकी व्याख्या करने के लिए विश्लेषण में सावधानी रखते हैं। उसमें क्या था? आरेख बनाते हुए जब हम कोई भी आरेख बना रहे हैं उसके ऊपर, तो उसमें क्या करनी है? हमें सावधानी रखनी होती है। और इसमें क्या करना है? व्याख्या करते ही हमें सावधानी और विश्लेषण करते हुए भी सावधानी रखनी है। इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण जनसंख्या अथवा न्याय तस से होता है, यानी कि पूर्ण जनसंख्या से, संपूर्ण जो जनसंख्या है ना हमारी, उससे होता है। वर्णनात्मक अनुसंधान की विभिन्न पद यानी कि चरण कौन कौन से होते हैं तो वो देख लेते हैं। समस्या का कथन, पहले हम समस्या को ढूंढेंगे तभी हम क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। तो समस्या क्या है? समस्या को पता लगाना, समस्या का यह निश्चित करना कि समस्या सर्वेक्षण अनुसंधान के उपयुक्त है, यानी कि सर्वे किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा उसका। उचित प्रकार से सर्वेक्षण विधि का चुनाव, उचित प्रकार से सर्वेक्षण विधि का चुनाव यानी कि ऐसे प्रश्न रखे जाए जिससे हमें क्या मिले?
रिसर्च के दौरान निष्कर्ष भी अच्छी तरह से बाहर निकलकर अपने आप ही आ जाए। फिर कहता है सर्वेक्षण के उद्देश्य का निर्धारण। उचित सर्वेक्षण विधि चुन ली हमने, उसके बाद उद्देश्यों का निर्धारण। यदि हमारे पास उद्देश्य ही नहीं होगा सर्वेक्षण करने का, सर्वे करने का, तो हम किस चीज़ का सर्वे कर रहे हैं, या बेफालतू हम क्वेश्चन डाल दें, ये हम कोई भी अटपटा सा क्वेश्चन डालकर हम सर्वे करते रहें, तो वो क्या होएगा, सर्वे का टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और उद्देश्य भी निर्धारित ना हो। तो इस तथ्य का निश्चय करना कि आंकड़े प्राप्त करने के उपकरण उपलब्ध हैं। आंकड़े प्राप्त करने के उपकरण समय पर तैयार हो सकते हैं। यह उपकरण ना तो और ना तैयार किए जा सकते हैं। यानी कि जो आंकड़े तैयार करने के उपकरण हैं वो क्या हो, उपलब्ध हो, यानी कि प्रश्नावली बनी हो और लोगों से हम ऐसे प्रश्न पूछे उसमें जो हमारे उद्देश्य को निर्धारित करते हों। प्रस्तावित सर्वेक्षण की सफलता का पूर्व अनुमान, यानी कि सर्वे की सफलता का पूर्व ही अनुमान हो जाना चाहिए कि हमने से ये क्वेश्चन पुट किया है, अगर ये प्रश्न हमने इनसे पूछा है तो उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। या जैसे कि हम सर्वे कर रहे हैं हेल्थ का, तो हमें क्या करना है, वहाँ पे फैमिली की हेल्थ के बारे में ही पूछना है, ना कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, वो कितने बैंक अकाउंट है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, हेल्थ सर्वे से अलग ही चले जाएंगे। उसी प्रकार से पूरा अनुमान हो जाना चाहिए। प्रतिनिधि अधिकारी को न्यायदर्श प्राप्त होने के निश्चय, यानी कि उसको कोई भी व्यक्तिगत रूप से कोई भी ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए उससे, किसी भी व्यक्ति से, कि वो क्या हो जाए, पजल हो जाए प्रश्न पूछते वक्त या फिर अपने सर्वे करते वक्त। उसको क्या होना चाहिए, न्यायदर्श होना चाहिए, यानी कि उसको सब चीज़ों से परे होना चाहिए वो व्यक्ति। सर्वे का उस पक्ष के निश्चय जिसमें प्रतिनिधि न्यायदर्श प्राप्त किया जा सकता है। सर्वेक्षण की सफलता का अंतिम पूर्व अनुमान लग जाना चाहिए अंतिम, यानी कि अंतिम रूप में हमें पता लगना चाहिए कि हमारा क्या सर्वे ठीक प्रकार से हो रहा है। आंकड़ों का संग्रह करना, जब सारे आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, यानी कि रिपोर्ट हमारे पास बनती जा रही है, वो क्या है, आंकड़ों का संग्रह हो गया। विश्लेषण करना, फिर जांच करना भी, हाँ ये सही भी है ये नहीं है, कहीं गलत सर्वे हो गया हो और क्या हो, हमारे पास गलत से डाटा संग्रह हो गया हो, विश्लेषण करना। फिर प्रतिवेदन तैयार करना, यानी कि एक रिपोर्ट तैयार करना जिसके द्वारा हम क्या कर सके, परिकल्पनाओं को अच्छी तरह से अपने निष्कर्ष निकाल सकें। फिर कहते हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो था हमारा जो हमने किया सर्वेक्षण अध्ययन। दूसरा है अंतर संबंधों का अध्ययन और विकासात्मक अध्ययन। अंतर संबंधों का अध्ययन, दोनों के बीच क्या है, संबंध देखना। फिर विकासात्मक अध्ययन करना, यानी कि इस रिपोर्ट के आधार पर हम क्या कर सके, विकासात्मक अध्ययन करना। हमारा है अंतिम जो अनुष्ठान है वो है प्रयोगात्मक अनुष्ठान। यह एक अत्यंत ही उन्नत विधि है, यानी कि उन्नत विधि कैसे कह सकते हैं इसको, ये बहुत ही अच्छी विधि है जिसके अंतर्गत हम सभी सूक्ष्म समस्याओं का सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कि अब देश में क्या चल रही है, कोविड-19 की
बीमारी चल रही है यानी कि वायरस चल रहा है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रयोगात्मक अनुष्ठान करना पड़ेगा। प्रयोगात्मक अनुष्ठान के द्वारा हम सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी कि छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम को, समस्या को पकड़ कर उसको क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि का अर्थ तथा उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत ही व्यवहारिक है, क्योंकि इसमें अध्ययन नियंत्रण परिस्थितियों में किया जाता है। जो हमारे पास परिस्थितियां हैं उस वक्त के अनुसार हम क्या करते हैं, उसकी समस्या का समाधान देते हैं। यह दृष्टिकोण व्यवहारिक प्रयोग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि व्यवहारिक क्या है, प्रयोगात्मक एक महान प्रयोगात्मक हैं, जो कहते हैं कि प्रयोग में बहुधा किसी भी घटना को ज्ञात दशाओं में कराया जाता है। जो हमें क्या है, ज्ञात है, हमें पता है जो घटना उसके ऊपर कराया जाता है, तथा बाह्य प्रभावों को यथासंभव दूर करते हुए निरीक्षण किया जाता है। जो उसके बाह्य रूप से प्रभाव पड़ रहे हैं उसको क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण यानी कि सुरक्षा दी जाती है एक तरफा से, जिससे प्रपंच के संबंध भली प्रकार से प्रदर्शित किया जा सके। इस परिभाषा का मुख्य तत्व दशाओं को ज्ञात करना है जिसमें कोई घटना घटित हो सके। उसी प्रकार वेपिन ने कहा था कि नियंत्रण दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग हैं। नियंत्रण दशाओं में किए गया निरीक्षण ही प्रयोग है। इसके अनुसार प्रयोग नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण में कभी अध्ययन के मामलों द्वारा, कभी चल राशियों को घटाने तथा बढ़ाने में प्राप्त हो सकता है। तो प्रयोगात्मक के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? प्रयोगात्मक के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो वो हैं, मुख्य लक्षण निम्नलिखित रूप से होते हैं। एक विधि एक चर, यह एक विधि और एक चर की धारणा आधारित है। जहाँ भी चरों पर नियंत्रण संभव है, इस विधि को सफलतापूर्वक प्रयोग में ला सकती हैं। यह सभी विज्ञानों में प्रयुक्त की जाती है, यानी कि प्रयोगात्मक जो विधि होती है वो सभी विज्ञानों में प्रयोग की जाती है, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो वर्णनात्मक हो, यानी कि वर्तमान की समस्या हो, वो क्या किया जा सकता है, इससे हम समाधान कहीं भी कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि यह सभी विज्ञानों में प्रयुक्त की जाती है। मानव परिस्थितियों में सभी संबंधित चरों में नियंत्रण नहीं कर सकती। यह इसी कारण से सभी समस्याओं का प्रयोगात्मक अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। मूलभूत तथा प्रयोगात्मक अथवा क्रियात्मक अनुष्ठान सभी में प्रयोग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोगात्मक विधि आणविक है, क्योंकि व्यवहार में आणविक तत्वों का अध्ययन इसमें होता है। अब इसमें कौन कौन से इसके सोपान होते हैं, यानी कि पद कैसे होते हैं, तो पद कौन कौन से होते हैं, पद होते हैं। इसमें प्रत्येक पद पर सावधानी अपेक्षित है। सावधानी के अभाव में प्रयोग में सफलता
प्राप्त नहीं की जा सकती। कहते हैं ना, सावधानी हटे दुर्घटना घटे। उसी प्रकार से प्रयोग में सावधानी रखकर ही प्रयोग किया जाता है। समस्या से संबंधित साहित्य सर्वेक्षण। समस्या से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। सर्वेक्षण होता है सर्वे विधि, यानी कि जो भी साहित्य हैं उसके संबंधित, समस्या से संबंधित, यानी कि हमें दहेज प्रथा के ऊपर क्या करनी है, रिसर्च करना है प्रयोगात्मक विधि से। तो हम क्या करेंगे, उसका साहित्य लेंगे कि पहले कितने जनों के साथ दहेज प्रथा हो चुकी है, कहाँ हो चुकी है, कैसे शुरू हुई थी, अब कैसी चल रही है, वो सारा बायोडाटा, यानी कि जितने भी साहित्य हैं हम उनका क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। समस्या का चयन, फिर परिभाषित करण, यानी कि समस्या का चयन करना है कि दहेज प्रथा क्या है। एक दहेज प्रथा में लड़कियों को जलाना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना क्या है, समस्या है। तो उस समस्या को हम क्या करेंगे, परिभाषित करण करेंगे। परिकल्पनाओं का निर्माण करना, इमेजिनेशन बनाना भी इस समस्या का समाधान ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, यानी कि हमें परिकल्पना बनानी है। विशिष्ट पदवावली, पदवावली यानी कि पदवावली बनानी व चरों की व्याख्या करना, उनके चरों की व्याख्या करना। प्रयोगात्मक योजनाओं का निर्माण करना, फिर प्रयोगात्मक रूप से क्या करना, निर्माण करना, प्रयोग करना, फिर आंकड़ों का संकलन करना, फिर सालीकरण करना, फिर प्राप्त निष्कर्ष का मापन करना व प्राप्त निष्कर्ष का विश्लेषण व व्याख्या करना। विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना, फल अथवा निष्कर्ष को विधिवत रिपोर्ट में लिखना। तो ये क्या था, हमारा अनुष्ठान और उसके प्रकारों के बारे में आज चैप्टर था, यानी कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। अब हमारे पास क्या है, पंचोमुखी अनुष्ठान। पंचोमुखी अनुष्ठान के बारे में पढ़ लेते हैं। ये 3 जो अनुष्ठान थे ये मेन थे, अब ये क्या है, चौथा है जो इसके बाद है। प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता उसके संततर परिवर्तियों व आश्रित परिवर्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है, किंतु शिक्षा और मनोवैज्ञानिक में, सामाजिक विज्ञानों में केवल संततर परिवर्ती से ही आश्रित प्रभावों का अध्ययन न करके उसके विपरीत कार्य करती है। अर्थात कुछ प्रयोग इस प्रकार अकल्पित हो जाते हैं जिसमें आश्रित परिवर्तित माध्यम से परिवर्तन का अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि कुछ ऐसे भी समस्याएं हो जाती हैं जिनको प्रयोगात्मक या फिर वर्णनात्मक या फिर ऐतिहासिक अनुष्ठान द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, उसका समाधान नहीं कर सकते, उसके विपरीत कार्य करने लग जाते हैं, यानी कि विपरीत ही रिजल्ट मिलते हैं हमें, यानी अगर हम प्रयोग भी करते हैं तो। यह एक ऐसे प्रकार का अनुष्ठान है जिसमें संततर चर अथवा चरों का कार्य हो चुका है। अनुष्ठान किसी भी आश्रित चर अथवा चरों के निरीक्षण के कार्य से प्रारंभ होता है, यानी कि संततर रूप में आजाद होकर पूरी तरह से क्या करना, कार्य करते हैं। आदर्श रूप में समाज मनोवैज्ञानिक यानी कि वैज्ञानिक अनुष्ठान न्याय 10 सदस्यों को
यादृच्छिक रूप में चुनने के लिए सदस्यों के यादृच्छिक रूप में समूह में विभक्त करने की आदि की सदैव सद्भावना रहती है।